हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। जी, तो पहले तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि आकाश, एलन, फिटजी या कोई भी इंस्टीट्यूट जो बड़ा है इंडिया लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से हायरिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो ये होता है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जब भी कभी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है तो डेफिनेटली वो हायरिंग ओपन करते हैं। और अभी अगर मैं करंट टाइम की बात करूं तो आपको मालूम ही होगा जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं कि करंट में एलन क्या कर रहा है, दिल्ली में एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। एंड ऑल इंडिया में भी अपनी ब्रांचेस खोली जा रही है, न्यू न्यू ब्रांचेस। सिमिलर है आकाश के साथ, आकाश भी अपनी ब्रांचेस डबल कर रहा है अप्रोक्सीमेटली एनसीआर रीजन में, या फिर हम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज की बात करते हैं तो वहां पर भी। तो इस केस में बहुत सारी फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए पहला तो ये होता है कि हायरिंग ओपन की जाती है। फिर आप उसमें फिल अपना रिज्यूमे एंड वो डिटेल्स फिल करेंगे। देन वो आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद प्रोसीजर क्या है? पहले हम ये समझेंगे कि कॉल ऑफिशियली कैसे होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें इस चीज को डील करना है जिससे हमारे पास डेफिनेटली कॉल आ ही जाए। तो पहली चीज तो ये है कि कॉल आ गया तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। अगर बहुत ही अर्जेंट नीड होगी तो एक ही दिन में आपका रिटर्न और डेमो लिया जाएगा। अब रिटर्न का ये है, इसमें क्वेश्चन टफ होंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए कंपनी क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं, है ना। अगर आप स्कूल लेवल का पढ़ा रहे थे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे पेपर आपका टफ आएगा। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैथ्स और फिजिक्स के लिए, है ना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट होता है। अब यहाँ पे सेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, मैं आपको हर सेगमेंट वाइज समझा देता हूँ पहले कि चीजें किस तरीके से होती हैं। देन हम नीट की बात कर लेंगे। ठीक है, देन फर्दर प्रोसेस, और फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर वो हम बात करेंगे। तो मैथ्स में सपोज करो एक होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 7, 8, 9 एंड 10 ये क्लासेस होंगी। इनका यहाँ पर ये रहेगा। अब इसमें होगा ये, जो क्वेश्चन होगा ना वो डेफिनेटली 11th क्लास का टच करेगा। अगर आप 10th तक के लिए जा रहे हैं तो आपको 11th प्रिपेयर होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत 12th की हल्की हल्की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपको ये रिटर्न का पेपर आप क्लियर कर पाएंगे, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। हालांकि इसमें कुछ ओलंपियाड भी होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो ओलंपियाड वाले उठा के दिए जाते हैं, क्योंकि वो टफ भी होते हैं, ऑलरेडी किसी ने बनाए हुए होते हैं, तो अपने आप ही क्वालिटी चेक हो जाती है फैकल्टी की। ओलंपियाड कौन कौन से हैं, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, एक बेसिक ओलंपियाड है 10th क्लास तक के लिए, वो है एनटीएससी। हाँ, अभी बायोलॉजी का भी अभी लेते हैं, बिल्कुल अभी लेते हैं, वन बाय वन लेंगे, है ना। बायोलॉजी का भी लेंगे साथ में इसके। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर एनटीएससी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 10th क्लास तक के लिए। देन ओलंपियाड होते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे IMO। ठीक है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, NSSJS। ठीक है, इन ओलंपियाड के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा एक या दो। ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, और टफ होगा लिटरली, और वही चीज आपके डेमो में पूछ ली जाएगी। हाँ, रिटर्न डेट की बात करते हैं अभी, वो तो सेम डे हो रहा है इस बार तो, है ना, 17th को ही ले लेंगे, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन की रिक्वायरमेंट है। कंपनी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस टाइम। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि वो जो रिटर्न नहीं क्लियर कर पाएंगे उनको भी ले लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिटर्न तो पहले बात तो क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। ये तो हमारा हो गया, मान लीजिए आपने फाउंडेशन के लिए अप्लाई किया। अब अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप 11th 12th एंड ड्रॉपर बैच। अब इस ड्रॉपर बैच को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। कई लोग रैंकर बैच बोल रहे होते हैं, कई लोग रिपीटर बोल रहे हैं, कई लोग ड्रॉपर बोल रहे हैं। कहने वाली बात यह है कि जो 12th के बाद एक साल रुक कर पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए। अगर हम बात करते हैं 11 12 की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आईआईटी के क्वेश्चंस का लेवल आपको आइडिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं 20, तो 20 में से ये मान लीजिए कि 5 to 7 क्वेश्चन आएंगे आपके एडवांस लेवल के। ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उनपे कमांड होनी चाहिए आपकी, रिटर्न के लिए बताने पहले बात। और ये कैसे करेंगे,
आकाश का क्या पैटर्न रहता है, कैसा है, ये हम वन बाय वन आपको आगे सेशंस में बता देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपको आंसर्स करने हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं, आपने अभी तक कहीं भी ट्राई नहीं किया है और फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो कैसे करना है। ये हो गया इंजीनियरिंग के लिए। देन अगर हम बात करते हैं मेडिकल की, मेडिकल में क्या होगा, फाउंडेशन तो सभी के लिए कॉमन है ही। मेडिकल का मतलब हो गया कि 11th एंड 12th क्लास में और इसके अलावा रिपीटर बैच में जो बायो लेके पढ़ रहे हैं, तो बायो में ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी वाला है, यानी बॉटनी एंड जूलॉजी, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, कई लोग जूलॉजी या जूलॉजी एक ही बात है ना। तो बॉटनी के अंदर, जैसे कि अगर मैं आकाश की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक बुक चलती है जिसे बोलते हैं लीप, है ना, कुछ लोग टच में होंगे, वो जानते भी होंगे। और नहीं तो ये मान लीजिए कि बायोलॉजी का भी आपको जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, वो तो बिल्कुल आपको ढंग से आनी चाहिए, बहुत ही ढंग से आनी चाहिए। देन उसके अलावा उनकी खुद की एक बुक है लीप, उससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अब डेफिनेटली अगर आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं है तो आपको बाहर से प्रिपेयर करके आना पड़ेगा और फिर वो आपका लेवल चेक कर रहे होंगे। सभी जगह पर अप्लाई करने के लिए दो प्रोसीजर हैं, एक होते हैं ट्रेनी फैकल्टी, एक होते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी। अब क्या हो रहा है, ट्रेनी फैकल्टी मोस्टली वो लोग कॉलेज से ही पिक कर लेते हैं, तो कॉलेज में आके हायरिंग, मतलब वही जो आप लोग जानते हैं प्लेसमेंट वगैरह का सिस्टम होता है, वो करते हैं और उनको डायरेक्टली हायर कर लेते हैं। अब चक्कर क्या है, जब कॉलेज से हायर किया जाता है ना, तो सैलरी काफी कम होगी उसकी, क्योंकि एक तो जस्ट अभी पास आउट करके आएगा और जॉब करने लग जाएगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो फाउंडेशन के अंदर 40 के आसपास दी जाएगी ट्रेनी को, मतलब 40 तो ज्यादा बोल दिया, बट 40 मान लीजिए आपकी अप्रोक्सीमेटली। इंजीनियरिंग के मतलब मंथ पर मंथ की बात हो रही है, 40,000 पर मंथ। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे 50 to 60 के इसी के बीच में सैलरी होगी, इससे ऊपर सैलरी नहीं होगी ट्रेनी फैकल्टी की। और उसमें भी काफी सारे प्रोविजंस होते हैं कि भाई इतना तुम्हारा कटेगा, 3 महीने इतनी सैलरी मिलेगी, वो लंबी कहानी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे होंगे। तो यानी कर कटा के आपके हाथ में 50 के आसपास आएगा। एंड सेम है मेडिकल के साथ, क्योंकि जो सैलरी का रेशियो वहां पर रहता है ट्रेनी फैकल्टी के लिए, वो यही है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आपको नॉलेज है उस फील्ड की, भले ही आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, आप बोल दीजिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, है ना, रेफरेंस डायरेक्ट हायरिंग का मेरे को तो नहीं लगता कि इन कोचिंग में आपको डायरेक्ट हायरिंग का रेफरेंस मिल सकता है। किसी ने पूछा है, क्योंकि कंपनी जो है वो अलग पर्सन की है। डायरेक्ट हायरिंग तब होती है जब आपका नाम काफी फेमस हो पहले से ही, उस केस में डायरेक्ट हायरिंग होगी। जब कंपनी खुद तोड़ेगी आपको, तोड़ेगी इन द सेंस खुद आपको हायर करेगी। अगर आप खुद जा रहे हैं अपनी साइड से, उस केस में तो आपको प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। वो चांस की बात है कि कंपनी कोई दूसरी ब्रांच को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तब आपको लिया जाएगा उस ब्रांच में अगर आप काम करते हैं तो। डायरेक्टली तो मैंने आज तक नहीं सुना कि बिना प्रोसेस के किसी को हायर किया गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हो गया हमारा नॉर्मल। अगर आप एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं इसी सेगमेंट में, तो ये मान लीजिए आप एक्सपीरियंस फैकल्टी का डिफरेंस आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपने पेपर तरीके से पास किया है, आपने प्रॉपर डेमो दिया है, आपको नॉलेज है ऑनलाइन पढ़ाने की, ऑफलाइन पढ़ाने की, आपको नॉलेज है उनके सॉफ्टवेयर को हैंडल करने की, तो सीधे आप फाउंडेशन में जाएंगे तो 65 के आसपास उससे प्लस सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पर। और अगर आप 11th 12th के लिए जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 1 लाख तो मिल ही जाएगा आपको मंथली, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी। बट कब, जब आपके पास पहले से नॉलेज हो, आपने तरीके से एग्जाम पास किया हो। और ये समझ लीजिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कंपनी एक साल में 2 बार 3 बार प्रमोशन दे देगी या फिर सैलरी में हाइक दे देगी, नहीं, साल में एक ही बार हाइक मिलेगा। तो ऐसा अगर कोई बोलता है कि अभी आप ज्वाइन कर लीजिए कम सैलरी पर, एक साल में इतना ग्रो हो जाएगा, तो नहीं होगा वो, है ना, वो बात हमें सोचनी भी नहीं है। तो बेटर ये है कि हम पहले ही प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि 60 से एक आने में आपको लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे, 3 to 4 ईयर, क्योंकि जो कंपनी है वो हाइक देता है 10 to 15% एवरी ईयर, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो।
जैसे कि अभी कोविड कंडीशंस थी तो हाइक दिया ही नहीं गया। इनफैक्ट जो फैकल्टी के पास काम नहीं था या फिर क्लासेस कम थे उनको निकाल दिया गया था, है ना। और इनका ये एवरेज होता है 10 to 15% का हाइक एवरी ईयर, अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है तब। हाँ जी, समझ पा रहे हैं इतनी बात? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. आ रही है ना? ओके Proper. ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो बेटर ये होगा कि हम पहले ही से समझ कर जाएं चीज़ों को, सिस्टम को, तो काफ़ी फायदा हो सकता है आपका। दूसरी चीज़ क्या होती है, रिटर्न होगा आपका, डेमो हो जाएगा, उसके बाद दो कंडीशंस हैं। अगर उनको अर्जेंट हायरिंग है तो वो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, जिसे बोलते हैं इंटरव्यू। बट वो इंटरव्यू तो नहीं होता है, वो होता है सैलरी का डिस्कशन। तो सैलरी का डिस्कशन मैं आपको बताऊंगा अगले सेशंस में कि किस तरीके से आपको सैलरी क्रैक करनी है। सैलरी, ध्यान ये रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं तो डेफिनेटली आपको टॉप सैलरी मिलेगी, नहीं। वो आपके अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितनी अच्छी तरीके से उस डील को क्रैक कर पाते हैं। बेसिकली डील है उन लोगों के लिए कि आपको वो कितने पर वो ब्रेक कर लेते हैं और उतने पर आपको ज्वाइन करा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई फैकल्टीज जो काफ़ी कैपेबल होती हैं बट वो काफ़ी कम सैलरी पे ज्वाइन कर लेती हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि अरे यार, हमसे तो डाउनवर्ड जो फैकल्टी थे वो हाइक ज़्यादा सैलरी पर है। तो वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं। हम उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से बात करनी है, कौन वहाँ पे डील करेगा, ठीक है, वो किस तरीके से आपको उनसे बात करनी है, वो क्या सामने से रिप्लाई देंगे और आपको क्या रिप्लाई करना है ना, वो सारी बातें आपको बताएंगे। एंड अभी हम इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं। इंटरव्यू जब होगा तो डेफिनेटली आपको मालूम ही होगा, इंटरव्यू के लिए वो हेड ऑफिस बुलाते हैं। हेड ऑफिस दिल्ली में करोल बाग के अंदर है, आपने आई होप देखा ही होगा। वहाँ पे या तो बात होगी या फिर होगी साउथ एक्स, एक ब्रांच है उनकी दिल्ली के अंदर, साउथ एक्स के अंदर। वहाँ पर जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी ब्रांच पर रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर आपको बोला जाएगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और वो मोस्टली बोल देंगे आपको कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 साल काम करिए फिर ट्रांसफर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत किस्मत की बात है कि आपको आफ्टर 1 ईयर ट्रांसफर मिल जाए। तो लोकेशन हमेशा बहुत सोच समझ के चूज करिएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं बोला कि जाइए साउथ में जाइए, 1 साल बाद ट्रांसफर मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको अर्जेंट नीड है जॉब की और कहीं भी कोई अरेंजमेंट नहीं है तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ये उम्मीद मत रखिएगा कि पक्का 1 साल के बाद मेरा होम टाउन मेरे को मिल ही जाएगा। ये बहुत ही मतलब लक की बात है, मतलब बहुत अच्छी किस्मत होगी ना, तभी जाके आपको 1 साल के बाद होम टाउन मिल सकता है। वो आपके लक पे डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस रहता है। अब इसमें मेन चीज जो है, असली खेल है, वो है रिटर्न निकालना। अभी जो निकली हुई है हायरिंग वो मोस्टली दिल्ली के लिए है। अभी जो करंट में हायरिंग है वो दिल्ली के लिए है। लेकिन मैं अभी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि आप कभी भी अप्लाई करें तो उस केस में किस तरीके से आपके साथ बात की जाएगी, है ना। अभी का तो दिल्ली का ही है, दिल्ली एनसीआर रीजन। जब भी हम बात करते हैं दिल्ली, इट मीन्स एनसीआर रीजन, है ना। एनसीआर आप समझते होंगे, नहीं तो एक बार आप देख लीजिए एनसीआर में क्या क्या रीजन आते हैं, उस एनसीआर की बात हो रही है अभी। तो वहां पे ये हायरिंग निकाली गई है। इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है आपका रिटर्न टेस्ट क्लियर करना, क्योंकि बाकी सारी कहानी तब जाके शुरुआत होगी जब आपके रिटर्न में प्रॉपर नंबर आ रहे होंगे। उसके बाद ही अगर आप रिटर्न टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप कितने भी नॉलेजेबल बने रहिए, वो आपको मौका ही नहीं देंगे उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आपके रिटर्न को क्लियर करने की है। आप अपनी तरफ से कर सकते हैं रिटर्न क्लियर। अगर आपको, ये मान लीजिए पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले रिज्यूम बनाना, रिज्यूम को सबमिट करना। कैसे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद वहाँ का रिप्लाई आपके लिए, देन रिटर्न पेपर क्लियर करना, उसकी स्ट्रेटजीज, एंड देन अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो डेमो। डेमो किस तरीके से देना है, क्योंकि अब क्या हो गया है, हाइब्रिड मोड स्टार्ट हो चुका है। हाइब्रिड मोड में क्या होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के बच्चे आपको मिलेंगे।
और आकाश में या फिर किसी भी जगह पर आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे आपके स्टडी के मतलब टीचिंग के वे से हैप्पी नहीं है, या फिर आप प्रॉपरली कंफर्टेबल नहीं है सिस्टम के साथ, सिस्टम इन द सेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम से, कि एक साथ कैसे डील करना है, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आ सकती है। मे बी इंक्रीमेंट में हाइक रुक सकती है आपकी, या फिर वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा पहले से प्रिपेयर होकर जाना है कि जब हम लोग क्लास में जाएं तो उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। ये मोस्टली रिक्वायर्ड होती है चीज़ें। जिनको एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। अब जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, उनको दिक्कत ये आती है कि उनको टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं होती है। अब पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड काम हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम लेके जाना है आपको, लैपटॉप पे लिखना मतलब लेके जाना है, पेन टैब पे लिखना है। चीज़ें थोड़ी चेंज हो चुकी हैं। तो वो कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा पहले से चीज़ों को समझ लें, थोड़ी ट्रेनिंग ले लें। है ना? तो वही पर्पज़ है हमारा भी कि आप सभी लोगों को, जितने भी लोग अभी, हम इसी चीज़ को हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, जो अभी हमारी कन्वर्सेशन होगी। डेफ़िनिटली आप लोगों के नाम नहीं जाएँगे, सिर्फ़ कन्वर्सेशन होगी जो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उससे ये होगा कि जितने भी लोग इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, तो मेरी तरफ से अभी के लिए इतना था। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे इसको रन करते हैं। जी, बताइए। आपके कोई क्वेश्चन्स हो तो पूछिए। हेलो सर। जी, बताएँ। सर अगर कोई सपोज फाउंडेशन और आईआईटी जेईई दोनों के लिए रिटन टेस्ट और देना चाहता तो वो हो सकता है क्या? अब देखिए, ऐसी गलती करिएगा नहीं। अगर सपोज़ करो ओके। मतलब आप कर तो सकते हैं करने को, लेकिन मैं आपको इंटरनली बात बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए उनको रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन फैकल्टी की, और आपने, पहली बात तो वो ऐसा करने देंगे नहीं आपको, वो आपको चूज़ करने के लिए बोलेंगे एक ही सेगमेंट चूज़ करिए। किसी भी कोचिंग में एक ही सेगमेंट और एक ही सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोला जाता है। ना तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, ना ही मल्टीपल सेगमेंट। यस अब सर। उसमें ऑप्शन ये होता है कि सपोज़ आपने आईआईटी का पेपर दिया, और अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया, ठीक है? और आपका यस। डेमो भी हो गया, ओके हो गया, तो उसके बाद इंटरव्यू जब होगा, है ना? उस टाइम डेफ़िनिटली आप अगर आईआईटी में सिलेक्ट हो गए हैं तो फाउंडेशन तो पढ़ाना चाहेंगे नहीं, ठीक है? तो आपको आईआईटी सेगमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आपकी क्लास सैटिस्फाइड नहीं रही, यानी आप क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाए, जितना उनको रिक्वायरमेंट है वो कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाए, डाउट अगर क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको वो डिमोट करके फाउंडेशन फैकल्टी अपॉइंट कर देंगे, अगर आप वहाँ पे क्लास में ओके। परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो। अब ये तो हो गया जब आपने आईआईटी का क्लियर किया और आप फाउंडेशन में आ गए। क्यों? क्योंकि आप क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और ये होता है हर बार, हर साल 15 से 20 फैकल्टी ऐसी होती है जो ऊपर वाले डिवीजन से नीचे वाले डिवीजन में आ जाती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, और सो मेनी रीजंस आर देयर। तो वो अलग चीज़ है। अब दूसरी बात आते हैं कि अगर आपने फाउंडेशन का पेपर भी दे दिया और इंजीनियरिंग का भी दे दिया, तो पहले तो आपको वो देने देंगे नहीं, है ना? अब अगर आपने फाउंडेशन दिया, तो ये पक्का मान लीजिए कम से कम आपको 4 साल फाउंडेशन में ही रहना पड़ेगा, देन इंक्रीमेंट, देन आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। क्योंकि सेम कंपनी में आप जाएँगे, आपको जहाँ पर आप होंगे, वहाँ पे जो एकेडमिक हेड होगा ना, अगर आप अच्छा पढ़ाते तो वो कभी भी आपको ऊपर अब एकदम से जाने देगा ही नहीं। वो बोलेंगे कि नहीं सर, आप तो अभी इसी की तैयारी करो, अभी आपको यही रेडी नहीं है। और बिना एकेडमिक हेड के अप्रूवल के दोबारा से आप आईआईटी नहीं दे सकते, मतलब आईआईटी का पेपर नहीं दे सकते, सेम कंपनी में। आकाश का आकाश के अंदर, एलन का एलन के अंदर। जब भी आप देंगे तो ओके। परमिशन लगेगी या। उसमें एकेडमिक हेड की, तभी, क्योंकि वो पूछेगा ना कहाँ पढ़ा रहे हैं करेंटली, और आप लिखना पड़ेगा आपको कि आकाश में पढ़ा रहे हैं, और वो पहचानते नहीं होंगे तो नाम से जानते ही होंगे आपको कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तो उस केस में ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने मान लीजिए कि कुछ भी करके आपने दोनों दे ही दिए पेपर, तो वो पक्का ये मान लीजिए वो मोस्टली वो फाउंडेशन में ही लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे ही नहीं। क्योंकि जो दोनों दे रहा है वो मानकर चलते हैं कि इनको अपने ऊपर पक्का कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो फाउंडेशन दिया जाए, इस तरीके से रहता है। ओके। ठीक है, तो कभी ओके। भी दोनों नहीं देने, एक ही सब्जेक्ट बोलना है हमेशा, और एक ही सेगमेंट बोलना है बस। और डगमगाना भी नहीं है उस चीज पर, वो ऐसे बोले कि सर फाउंडेशन, बोले नहीं नहीं हम तो आईआईटी फैकल्टी ही हैं, बस सीधी सी बात, ऐसे करके बात करनी है। अगर आप थोड़ा सा डूबे तो वो बिल्कुल डुबा डुबा देंगे, है ना? ऐसा नहीं करना है। ओके। ओके। हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? सर हेलो। हाँ जी सर, विवेक सर बताइए। सर ये जो 17 और 18 को जनकपुरी का आप बता रहे हैं, जी,
इसका थोड़ा डिटेल दे दीजिएगा सर। तो मतलब कैसे वहाँ पे हमें जाके सीधा रिटन टेस्ट ही देना है? वहाँ पे ओपन हायरिंग है एक्चुअली में। मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनली क्या होने वाला है। इसी मंथ में 20 को दिल्ली में एलन आने वाला है, और ओ 9 अक्टूबर को दिल्ली में एलन अपने ऑफलाइन सेंटर्स स्टार्ट कर देगा। उसका जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है वो उस दिन होने वाला है। तो होगा क्या, ओके। फैकल्टीज टूटेंगी, क्योंकि एलन क्या है, मनी लेके आता है, फैकल्टीज लेके नहीं। मतलब ऐसा माना जाता है ना, ये ऐसी कहावतें हैं। मैं क्लेम नहीं कर रहा यस। हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बोल दूंगा और कल को ये एलन वालों के पास पहुंचता, बोलेंगे सर कैसे बोल दिया आपने वाली बातें, है ना। तो जी पॉइंट जी। इज दैट कि होता क्या है ना, आकाश ने फैकल्टियों को तपा तपा के सोना बना दिया है, क्योंकि हार्ड कल्चर है थोड़ा सा, क्लासेस हैं। अब आपको यस। कहीं पे सेटअप करना है तो आप उन फैकल्टीज को तोड़ लो, बहुत आसान है सेटअप करना। तो होगा ये कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो आप खबरें सुन ही लोगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस मंथ के एंड तक फैकल्टीज टूटेंगी, और जब टूटेंगी तो उनको तुरंत वहां पे फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए पहले से बैकअप बनाया जा रहा है कि अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम तुरंत भेज देंगे, और इसीलिए इतनी जल्दी हायरिंग रखी गई है। ओके सर। अब इसमें कंटेंट आपका रेडी होना चाहिए ना, आपके पास थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा कंटेंट और थोड़ा रिफाइनमेंट, थोड़े क्वेश्चन का आइडिया वो आपको होना चाहिए, उसकी सर नॉलेज। मतलब हाँ हम जी। लोगों को सीधा वहाँ पे जाके बस कहना है भी हम लोग डेमो के लिए आए हैं, नहीं टेस्ट के लिए नहीं, आए हैं, सॉरी। टेस्ट के लिए आया, रिटर्न टेस्ट के लिए आया, रिटर्न टेस्ट होगा आपका। ठीक है। एंड रिटर्न टेस्ट के बाद आपका सीधा डेमो होगा। जो लोग सही स्कोर करेंगे, कॉपी चेक हो जाएगी, मतलब जो भी आपकी आंसर शीट होगी ना, ओएमआर वगैरह जो आपको मिलेगी, वो विद इन वन जी। आवर आपकी चेक हो जाएगी। विद इन वन आवर आपसे बोला जाएगा कि डेमो दीजिए। और ऐसा भी कर ओके सकते हैं कि रिटर्न और डेमो एक साथ ले लें, रिजल्ट बाद में बताएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके। सब्जेक्ट क्या है आपका सर तो विवेक सर? सर सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स, ओके। सर नाउ आई एम टीचिंग लक्ष्य इंस्टीट्यूट। ओके ओके फाइन। यस सर, एंड आई एम गोइंग टू द हाँ आई एम ठीक है, फिर तो बढ़िया है। आप चाहें तो वहां से बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और जी। बाकी अभी हम बात करते हैं, अगर कुछ और हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, और किसी की कोई क्वेश्चन है तो बताइए। यस सर। हाँ जी, आकाश बताइए सर। हाँ सर, जैसे कि मैंने कभी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा है। मैं 2015 to 19 तक मैंने एज ए टीजीटी बायोलॉजी पढ़ाया है मैंने, 10 तक की क्लास के बच्चों को। हाँ जी। और मैंने पर्सनली 11-12 के ट्यूशंस को पढ़ाता था एनसीईआरटी। हम्म। तो सर मुझे क्या फाउंडेशन के लिए जाना चाहिए कि मेडिकल के लिए जाना चाहिए? हाँ, आपको फाउंडेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से तो बहुत ऊपर का पूछा जाएगा। ओके। एनसीईआरटी कवर करके तो आप ऊपर वाला नहीं कर पाएंगे। बेसिकली एनसीईआरटी बहुत बेसिक मानी जाती है। यहाँ पे होता क्या है, जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वो इस तरह का सिस्टम है कि स्टेज 1 स्टेज 2 यहाँ पे हर मॉड्यूल में मिलेगा आपको, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 वो चीज़ है जो आम बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन लेवल 2 वो चीज़ है जो एनसीईआरटी से ऊपर है। तो एनसीईआरटी पढ़ाकर अगर आपको एनसीईआरटी की ही नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको 11-12 में दिक्कत आएगी। 11-12 वाला आप सेगमेंट नहीं टच कर पाएंगे, तो उसके आपको फाउंडेशन, मेरी राय ये होगी फाउंडेशन आप ट्राई करें, और ओके। फाउंडेशन में इजीली हो जाएगा। और सर फॉर्म फिलिंग के दौरान उनकी कॉलमन में एक साइड होती है जहाँ पे लिखा रहता है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन रेंज। हाँ तो तो मुझे फाउंडेशन के लिए रेंज क्या डालना चाहिए? देखिए, फाउंडेशन के लिए रेंज, अगर आपके पास अनुभव है, आप पहले से पढ़ा चुके हैं, तो आप आराम से, मंथ वाइज बता रहा हूँ मैं, मंथली बेसिस से बता रहा हूँ मैं आपको, उसी हिसाब से आप ईयरली जी। तो कर लीजिएगा। 60 to 75 ये रेंज है। ओके। 75 स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, मतलब हम्म। इम्पॉसिबल चीज है, बट वो 70 तक दे सकते हैं, 60 to 70 मिल ओके। जाएगा फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में ही। और उनका कुछ ऐसा मान लीजिए आप कि अभी जैसे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, हम्म। तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस केस में इंक्रीमेंट होता है, वो होता है अप्रैल में। हम्म। तो आपके लिए इंक्रीमेंट जल्दी आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो देन आपको अप्रैल वाला इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर वो 70 भी दे देते हैं तो सफिशिएंट है, फिर अगली अगली बार 12 से 15 के आसपास आपका इंक्रीमेंट हो ही जाएगा। ओके। और सर डेमो के रिगार्डिंग कोई टिप्स? सर मतलब असली पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं वही वो देते हैं कि वो अपने मन से देते हैं कुछ भी करने को? एक टॉपिक, देखिए दो तरह का डेमो होता है। एक
कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है वो चीज़। एक तो होता है रिकॉर्डेड डेमो कि आपको सिर्फ हम्म, बोलना है, रिकॉर्डेड होगा। दूसरा होता है फैकल्टी से सामने डेमो, ठीक है। तो फैकल्टीज में जहाँ ब्रांच पर आप जाएंगे वहीं की फैकल्टीज बैठी होंगी, वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं। एंड ओके। डेमो टोटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो डेमो वो हल्का लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट हम्म, कम है तो डेमो टफ होगा। असली चीज़ जो है वो है रिटर्न। रिटर्न टेस्ट अगर क्लियर हम्म, नहीं होगा डेमो तक नंबर ही नहीं पहुंचेगा। तो असली चीज़ जो क्लियर करनी है वो करनी है, हमें रिटर्न टेस्ट क्लियर करना है। डेमो में आपको एक टॉपिक पढ़ाना होता है और डेफिनेटली एक या दो टॉपिक वो आपको बोलेंगे कि पढ़ा के बताइए, वो अपनी तरफ से देंगे। ओके। हाँ, क्योंकि एक सर से पटना ब्रांच में ऐसे ही रिटन हुआ था, तो रिटन क्लियर हो गया था हाँ जी। एंड उन्होंने बोला था डेमो के लिए कॉल करेंगे, बट डेमो के लिए उन्होंने कॉल नहीं किया था अभी तक। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे में होता क्या है। अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया है, अब जी। क्लियर हो गया है ये आपको कन्वे किया गया है या आप मान के चल रहे हैं कि क्लियर हो गया मेरा डेमो वो रिटर्न। अच्छा, मतलब उन्होंने मैसेज किया था। उन्होंने मैसेज किया, तो हुआ ये होगा जी। कि ऐसे कई सारी फैकल्टीज को मैसेज किया गया होगा कि आपका रिटर्न क्लियर हुआ है ना। अब उसमें से मान लीजिए उनको रिक्वायरमेंट है 2 फैकल्टीज की और उन्होंने 5 लोगों को मैसेज किया होगा कम से कम, क्योंकि हम्म, क्योंकि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। अब सपोज स्टार्टिंग के 2 लोगों को, जो लोग जिनको मैसेज किया गया होगा और जिनके नंबर ज्यादा होंगे, वही लोग आ गए और उन्होंने ही ज्वाइन कर लिया, तो आगे रिक्वायरमेंट ही नहीं बनी, तो उस केस में आपको कॉल नहीं किया गया। कॉल नहीं आने ओके का ओके मतलब ये है कि हम उतना स्कोर नहीं कर पाए जिसमें वो हमको हायर करते और हमारे बदले किसी और को उन्होंने हायर कर लिया है, ये मतलब है। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन कुछ? सर एलन फैकल्टी का जो ट्रेनिंग फैकल्टी है उसके चांसेस है नेक्स्ट मंथ? ये देखो मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग फैकल्टी मोस्टली आजकल हो क्या रहा है ना, कॉलेज से हायर करते हैं सीधे सीधे। अगर वो ले भी रहे हैं तो अलग उनका प्रोसीजर है, अगर वो डायरेक्टली किसी नए को ले रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर आजकल जो हायर किया जा रहा है वो किया जा रहा है कॉलेज से। और ट्रेनिंग फैकल्टी बनने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सैलरी बहुत ही कम होगी और आपको लोकेशन आपकी होम टाउन मिलेगी नहीं, तो खर्चा कैसे चलाएंगे आप, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, अभी तो एमएससी चल रही है ना, इस वजह से कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो तो ट्रेनिंग आप फैकल्टी का ही कुछ एमएससी होगा। कहाँ से कर रहे हैं? आईआईटी खड़गपुर। हाँ, तो आईआईटी खड़गपुर से आप कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मौका मिल जाएगा ट्रेनिंग फैकल्टी बनने का, बिल्कुल। आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें ट्रेनिंग फैकल्टी का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। ओके बाकी आप सेगमेंट, अगर आप सब्जेक्ट क्या है आपका? सर। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है तो आप सीधे आईआईटी के लिए बोलिएगा, है ना। नीट में मत जाइएगा, नीट में उतना ग्रोथ नहीं है सैलरी वाइज। आप अगर ट्रेनिंग फैकल्टी ही जाना चाह रहे हैं तो सीधे आप आईआईटी के लिए बोलिए। और क्योंकि ट्रेनिंग फैकल्टी है फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो लोग ऐसे रिटर्न टेस्ट वगैरह डेमो वगैरह कुछ नहीं लेंगे। ट्रेनिंग फैकल्टी में बस ये होता है कि रख लिया, 3-4 महीने आपको सिखाया जाएगा, हाफ सैलरी होगी उस टाइम, जो भी सैलरी डिसाइड होगी उसका अमाउंट हाफ के आसपास रहेगा। एंड फिर आपको जब सेंटर अलॉट होगा तब जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी, अगर जब भी कभी आपको सेंटर मिलेगा तब। इस तरीके से रहता है ट्रेनिंग फैकल्टी का। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन ये मानिए कि आज के टाइम में ना ट्रेनिंग फैकल्टी से बराबर काम कराते हैं जितना फैकल्टी से काम कराते हैं, वो सारा काम कराया जाता है उससे। क्लासेस दी जाएंगी सब कुछ, और एक्स्ट्रा भी बहुत सारा काम दिया जाएगा एज ए ट्रेनिंग फैकल्टी के नाम पर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? एक्सक्यूज मी सर, हाँ हेलो जी, हाँ जी, जी बताएं। सर। जैसे कि डेमो एंड ऑल के लिए, जैसे मैं 11th-12th की तैयारी तो है सर, तो फिर से मुझे 9th-10th एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि 11th-12th के बेस पे ही जाना चाहिए रिवाइज करके, हाँ, क्योंकि मैं ये अगर भी चीज बिल्कुल सही है। फाउंडेशन। हाँ, देखिए एक तो ये है कि आप रिवाइज कर लें। बिल्कुल हेलो। पुरानी, हाँ मेरी वॉइस आ रही है? जी जी जी। हाँ, आपको बिल्कुल पुरानी चीज रिवाइज कर लेनी चाहिए सबसे पहले तो। एंड क्वेश्चन, आपको जो टफ क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसकी ठीक। प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो हम आपको एडिशनल प्रोवाइड कर सकते हैं टेस्ट पेपर्स, और उनका सॉल्यूशन आपको खुद को ही करना पड़ेगा सॉल्व। तो उनसे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना समझ में और कितना आपको आता है, और लेवल वही होगा जो आकाश से पूछा जाएगा आपसे। तो सर वो कैसे प्रोवाइड होगा?
उसके लिए हम जस्ट एक दिन में आपको कल बता देंगे, कल मॉर्निंग तक, कि हम लोग कैसे रखने वाले हैं, क्योंकि जो टेस्ट पेपर वाला सेगमेंट होगा ना वो पूरी टीम रेडी करने वाली है, मतलब एक टीम है छोटी सी, तो उसका वो पेड रहेगा वो चीज, तो है ना, हम गाइडेंस फ्री दे ओके रहे ओके हैं, है ना, ये सब कुछ आप अगर पूछना चाहें क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ फ्री है। अगर आप क्वेश्चन पेपर वाला मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप अपने को प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट, तो वो पेड चीज है, उसके लिए पेमेंट होगा। ओके सर। ठीक है, तो सर मैं 9-10 को देख के जाऊँ मतलब हाँ फाउंडेशन डेफिनेटली, के लिए? हाँ आप 9, 10th एंड 11th, है ना, फाउंडेशन के लिए। ओके सर। जी सर जी सर जो हम लोग का अगर बैचलर्स इन साइंस हम लोगों ने बीएससी किया हुआ है हाँ जी, तो हम लोग मेडिकल को पढ़ा सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी अगर हमने बॉटनी से किया हुआ है। हाँ बॉटनी पढ़ा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपके पास बॉटनी सब्जेक्ट है तो बॉटनी पढ़ा सकते हैं आप। देखिए ऐसा कुछ सर भी नहीं मतलब है, पढ़ाने को आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए बस। वो लोग सर हम लोग की मतलब वो जो डिग्री होती है वो लोग नहीं लेते क्या? बिल्कुल लेंगे, डिग्री डिग्री लेने का मतलब क्या है? मीन्स जो हमारी मार्कशीट होगी बीएससी के फाइनल ईयर नहीं नहीं, की। वो रखेंगे नहीं, बस वो देखते हैं कि हाँ आपके पास डिग्री है कि नहीं है बस। अच्छा, मतलब यही देखते हैं बस। हाँ हाँ, रखेंगे कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं रखेंगे, आपको सिर्फ बताना होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फैकल्टीज ऐसे भी हैं जो, जी। सपोज कर लीजिए कि वो खुद केमिस्ट्री से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, है ना, उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी करा और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। ओके सर। हाँ और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब अगर सिर्फ बीएससी किया है मास्टर्स नहीं किया है तो 11th और 12th को मेडिकल पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, आपने बीएससी भी ना किया हो, आप सेकेंड ईयर में ही हो, ठीक है, जी। आप वहाँ का टेस्ट क्लियर करिए, आप वहाँ का रिटर्न और डेमो मतलब डेमो वाला पार्ट क्लियर कर दीजिए, तो आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिग्री ही कंपलसरी है, बस आपका आपको और वहाँ जो का सर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। और जो 17 को जनकपुरी में हो रहा है वो लोग किसी और ब्रांच में भी हम लोग को शिफ्ट कर सकते हैं सर, मेन जनकपुरी के लिए हो नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, वो जनकपुरी के लिए नहीं हो रहा है, वो एनसीआर के लिए हो रहा है। जनकपुरी में तो आपको ओके। बुलाया गया है रिटर्न टेस्ट और डेमो के लिए, वो तो एक तरीके से सेंटर है जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, वहाँ पे पोस्टिंग देंगे ये जरूरी नहीं है। ओके ओके सर। और सर ये भी एक डाउट था हाँ जी, कि जो मतलब हम जनकपुरी में बहुत ब्रांचेज है, एक विंग मेडिकल है, एक विंग 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 है। हाँ विंग का मतलब ये होता है कि उनका इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट अलग बिल्डिंग में है, मेडिकल वाला अलग सेगमेंट में बिल्डिंग में है, और जो फाउंडेशन है वो अलग बिल्डिंग में है। तो हमें सर कहाँ जाना है? वो आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, है ना, ग्रुप पर मिल जाएगी, आपको परसों मिल ओके जाएगी आपको ओके। इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर है ही ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी जी। थैंक यू सो मच। जी हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ जी, सर, ये रिटन टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या रहना चाहिए सर, प्रिपरेशन का तरीका कुछ? आपका सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स सर। मैथमेटिक्स है तो आप 9, 10 के लिए, 11, 12 के लिए? सर 11th 12th के लिए, जेई के लिए। सर 11, 12 के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए आपकी। हाँ सर। देन आपने आईआईटी के सर पेपर। एक्चुअली मेरा जेई मेंस तक स्ट्रॉन्ग कमांड है सर, जेई एडवांस पे थोड़ा दिक्कत आता है। हम्म, जेई मेंस पे बहुत अच्छा कमांड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है, जेई मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 साल हो गया एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए। लेकिन अच्छा, इसका आकाश का मैंने सुना है, जो रिटन टेस्ट होता है वो थोड़ा मैथ का ज्यादा हाई रहता है, हाँ मैं, एडवांस वगैरह, तो उसके लिए कैसे किया जाए, कुछ कितना परसेंटेज हमें स्कोर करना चाहिए? सर परसेंटेज देखिए मेरी, आइडिया कुछ? हाँ मैं बताता हूँ आपको, परसेंटेज जो है वो 55 आप लेके चलिए, 55% तो रिक्वायर्ड है ही। वैसे ओके सर। बोला तो 75, 80 जाता है, लेकिन होता ये अच्छा। है कि जब रिक्वायरमेंट होती है तो 55 पर भी हायरिंग कर ली जाती है ना। ओके वैसे तो सर। ऐसे बोलते हैं कि 75% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, वो बात भी सही है, हाँ। लेकिन अगर उनको रिक्वायरमेंट है। ये लोग ने कहा कि खाली आप बीएससी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी बस आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। बिल्कुल, हाँ म्यूट रखिए आप, है ना, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि 55 पर भी हायरिंग हो जाती है अगर उनको रिक्वायरमेंट है अर्जेंट।
अदरवाइज ओके रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में 75 या 70% वो मांगते हैं। और ओके सर। और हाँ जी, हाँ सर, हाँ और मैं एक ये, मैं एक चीज हाँ बताता हूँ आप आपको, बोलिए। वो कभी भी क्या है ना, आपको ऐसे आपके नंबर बताएंगे नहीं। ओके सर। और ऐसे जब भी वो जो HR वाले पर्सन होंगे ना सैलरी डिस्कस करेंगे, तो वो हमेशा आपको यही बोलेंगे कि आपके नंबर बहुत ही कम आए हैं सर, हम आपको नौकरी दे रहे ओके हैं। तो उसे डिमोटिवेट नहीं होना है ना, बोलते हैं सर ठीक है, वो तो आपकी ओके मर्जी सर। है ना। जी ओके सर। और सर मैं ये कहता हस्बैंड वाइफ को सेम लोकेशन दे देते हैं क्या सर, सेम सेंटर? देखिए, इमीडिएटली तो नहीं देंगे, है ना, अच्छा लेकिन मिल जाते हैं कुछ सालों तक काम करने के बाद। क्योंकि क्योंकि मैम जो हैं वो मेडिकल विंग से और मैं इंजीनियरिंग विंग से, तो पॉसिबल है क्या सर? तब भी सेम ब्रांच पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब ये है कि स्टार्टिंग में आप बताइए मत, ब्रांच मिल जाए अच्छा उसके बाद मालूम पड़े तो पड़ जाने दो, पहले मत बताइए आप। अच्छा ओके सर। पहले बताना ही मत कि हम एक हस्बैंड वाइफ है, आप बताइए मत। और आप ओके कर लीजिए, और करने के बाद तो एकदम से कोई चेंज करेगा नहीं, 2-3 महीने आप अनजान से रहिएगा, और 2-3 महीने के बाद ओके सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, थैंक ओके देन। और कोई क्वेश्चन है किसी का, या फिर हम इसको एंड करें सेशन को? तो सर टेस्ट के लिए जो आप क्वेश्चन प्रोवाइड कराओगे सर, जो भी पेड आप हाँ क्वेश्चन प्रोवाइड हाँ, कराओगे, वो वो क्या एक्यूरेसी मतलब जो टेस्ट पैटर्न होगा एग्जैक्टली उससे मैच करेंगे सर? 100% तो नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। क्वेश्चन मैच का नहीं कह रहा मैं, हाँ, एग्जैक्टली क्वेश्चन टेस्ट पैटर्न एग्जैक्ट मैच कर जाएगा? बिल्कुल, टेस्ट का पैटर्न मैच करेगा आपका। अच्छा जो कितना वेट, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ है, वो आइडिया आप हाँ एग्जैक्टली दे दोगे? हाँ बिल्कुल, वो आपको आइडिया दे दिया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपको स्कोर करने हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। ओके सर। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा मेरे नंबर पर। डेमो, हेलो, हाँ हाँ जी, बोलिए। डेमो सर उनका बाइलिंगुअल होता है कि टोटली एक सिंगल लैंग्वेज होता है, हाँ, इंग्लिश? बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, आप कंफर्टेबल रहिएगा, आप बाइलिंगुअल रहें, इंग्लिश प्लस हिंदी बोलिएगा। कोशिश ये करिएगा थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा बोली जाए। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 100% इंग्लिश बोलनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होगा क्या ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है ना, तो पहले पहले आपको थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा बोल देनी है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ना इंग्लिश में, तो आप मत ट्राई करिएगा ना, फिर आप नॉर्मल रहिए, जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, यानी 50-50 का रेशियो रख लो आप, 50% हिंदी और 50% इंग्लिश। बट जो और कुछ, सर एक चीज हाँ जी, और, रिज्यूमे में सर अगर मैंने टीजीटी पढ़ा तो टीजीटी को लिखा है ना, मतलब 4 इयर्स के लिए? ये देखो सर, ऐसा होता है ना कि ये आपके डील करने के ऊपर है, आप लिख कुछ भी सकते हैं, बस आप उसको हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे फोन करके पूछेंगे कि सर ये पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, है ना। वो उनका तो नंबर लेते हैं सर, मगर वो नहीं फॉर्म नहीं, में, कुछ नहीं होता इतना जैसे टाइम पिछली बार मैंने दिया था तो वो फॉर्म में पूरा कॉलम था कि पिछले वो एम्प्लॉयर का नेम, नंबर। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा, एम्प्लॉयर का नेम होगा, नंबर होगा, वो 100% होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पुराने एम्प्लॉयर से फोन करके पूछे। और दूसरी बात ये समझिए आप, जिसके यहाँ से आप नौकरी छोड़ने वाले हैं, अगर सच में भी आप वहाँ पे काम करते होंगे, और अगर ये बोल देंगे कि हम आकाश एयरलाइन से बोल रहे हैं, तो वो बंदा इंसान बोलेगा कि हाँ अच्छा फैकल्टी, और बोलेगा ना सर बहुत खराब फैकल्टी है, बिल्कुल खराब है। ऐसा कभी नहीं होता है, कोई कंपनी ऐसे क्रॉस चेक नहीं कर सकती, मतलब कर ही नहीं सकती और करती भी नहीं है। वो बस पूछते हैं कि एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लो इन फ्यूचर अगर कुछ गड़बड़ की तो बैक तो मालूम पड़ेगा ना कहाँ से ये पर्सन आए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। क्योंकि जहां से आप नौकरी छोड़ रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा नहीं बोलेगा, तो वो पूछेंगे भी नहीं। ओके ओके, और नहीं तो ऐसा करो ना, आप अपना ही एक और नंबर लो, एक और नंबर दे दो उनको, आकाश वालों को, खत्म बात। वो सब बताएंगे आपको, है ना, वो जुगाड़े सारी बता देंगे आपको, आप चिंता मत करो, जुगाड़े सारी है अपने पास, सारा अरेंजमेंट है। ठीक है, ओके, ओके सर, तो थैंक ठीक है, यू। ओके, वेलकम एवरीवन। और भी कुछ पूछना है तो फोन करके पूछ लीजिएगा आप, बस हो सकता है मैं ना उठाऊं तो मैसेज कर देना आप मेरे को, देन मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, सभी के लिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।